हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे छोटे बच्चों के पेट में होने वाली मरोड़, ऐंठन या दर्द के बारे में, जिसको हम सिंपली इन्फेंटाइल कोलिक भी कहते हैं। हमारे पास बहुत लंबे समय से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम कोलिक को कवर किया जाए, जिससे कि न्यू मॉम्स को बच्चों की केयर करने में आसानी हो सके। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इन्फेंटाइल कोलिक क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, इसका समाधान क्या है और इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है। सो लेट्स बिगिन। डेफिनेशन वाइज रूल ऑफ 3 इन्फेंटाइल कोलिक में फॉलो होता है। 2 से 3 हफ्ते की आयु वाले हेल्दी बच्चे जो कि अच्छी फीडिंग कर रहे होते हैं, सामान्य ग्रोथ भी दिखा रहे होते हैं, अगर वो दिन में अचानक तेजी के साथ रोना शुरू कर दें और ये रोना एक दिन में 3 घंटे से ज़्यादा, एक हफ्ते में 3 दिन से अधिक और एक महीने में 3 हफ्ते से ज़्यादा होने लगे, तो आप इसको सिंपली कोलिक मान सकते हैं। कोलिक में पेट दर्द एक स्पेसिफिक पैटर्न में होता है और ज़्यादातर ये दर्द शाम के समय में बच्चों में शुरू होता है, इसीलिए इन्फेंटाइल कोलिक को कभी कभी डॉक्टर्स इवनिंग कोलिक भी लेबल करते हैं। कोलिक की डेफिनेशन के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि माँ कैसे पहचान करे कि कोलिक क्या है। देखिए, कोलिक के दौरान बेबी ऑल ऑफ ए सडन हाई पिच क्राई में रोना शुरू कर देता है और ये रोना अनकंसोलेबल होता है, मतलब माँ के लिए बेबी को शांत करना काफ़ी कठिन होता है। बच्चा अपनी मुट्ठी भींच लेता है, अपनी गर्दन और सर से वो पीछे की तरफ खींचना शुरू कर देता है, हाथों को तान लेता है, उसका पेट भी कुछ फूला हुआ आपको दिखाई दे सकता है और उसके पेट में ऐंठन होती रहती है। इसको पहचानना है और ये कोलिक है। कोलिक किसी भी बेबी को अफेक्ट कर सकता है, चाहे बेबी मेल हो फीमेल हो, ब्रेस्ट फीडिंग पर हो या बॉटल फीडिंग पर हो, बेबी प्रीमेच्योर हो या फुल टर्म हो। 30 से 40% बेबीज़ में कोलिक होता ही होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोलिक कोई बीमारी नहीं है और ये अपने आप ही जब बच्चा 3 से 4 महीने की आयु तक आता है तो ठीक भी हो जाती है। नेक्स्ट सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है कि कोलिक के कारण क्या होते हैं। देखिए, कोलिक का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, पर कुछ संभावित कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कि पेट में गैस ज़्यादा बन रही है। बच्चे के पेट में गैस अधिक बनने का कारण ओवर फीडिंग भी हो सकता है, अंडर फीडिंग भी हो सकता है और भूख के कारण ज़्यादा रोना भी हो सकता है। ओवर फीडिंग क्यों? क्योंकि बच्चा कोलिक में रोता रहता है, माँ को लगता है कि वो भूखा है और उसको बार बार दूध पिलाया जाता है। बहुत अधिक दूध पीने के कारण बच्चा उस मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिससे कि गैस फॉर्मेशन होती है और बेबी को कोलिकी फील होता है। अंडर फीडिंग में क्या होता है कि पेट में गैस्ट्रिक एसिड बनने लगता है, जिससे बच्चे को गैस बनती है और कोलिकी बेबी महसूस करने लगता है। थर्डली क्या होता है कि बच्चा जब कभी भूखा होता है और वो बहुत देर से रोए जा रहा है, तो रोते समय एयर को सक करने के कारण उसके पेट में बहुत ज़्यादा गैस इकट्ठी हो जाती है और इस कारण भी बच्चे को कोलिकी महसूस हो सकता है। दूसरी संभावना ये व्यक्त की जाती है कि कुछ इन्फेंट फार्मूला के किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए एलर्जी, जैसे कि ज़्यादातर देखा जाता है कि लैक्टोज के प्रति एलर्जी होने के कारण भी बच्चे कोलिकी हो सकते हैं। ऐसे ही अगर नर्सिंग मदर यानी कि जो माँ बच्चे को अपना दूध पिला रही है, अगर वो अपने खाने पीने में लापरवाही बरते तो वो भी एक कारण हो सकता है कि उसके बेबी को गैस बनने लगे। अगर बच्चे को दूध पिलाने के बाद ठीक प्रकार से डकार नहीं दिलाई गई है तो गैस के बुलबुले उसके पेट में घूमते रहते हैं, जो बच्चे को कोलिकी महसूस करवाते हैं। एक थ्योरी ये भी दी जाती है कि जब बच्चा बढ़ रहा होता है तो अपने विकास की प्रक्रिया के दौरान वो अपने आसपास के माहौल के प्रति यूज्ड टू हो रहा होता है, जैसे बाहर की साउंड्स हैं, लाइट्स हैं, तो इस प्रक्रिया के दौरान भी बच्चे कोलिकी महसूस कर सकते हैं। बच्चे का इमेच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो उसका पाचन तंत्र है वो अपरिपक्व होना भी बच्चे के पेट में गैस बनने का एक कारण हो सकता है। अब बात करते हैं कि बच्चों में कोलिक की डायग्नोसिस कैसे की जाती है। देखिए, कोलिक की डायग्नोसिस आपके अनुभवी बाल रोग विशेषज्ञ बच्चे के लक्षणों के आधार पर करते हैं। कोलिक को डायग्नोस करने के लिए कोई टेस्ट नहीं होता है, मतलब किसी प्रकार का कोई ब्लड टेस्ट या अन्य टेस्ट नहीं होता है। क्लिनिकल लक्षणों के आधार पर ही कोलिक को डायग्नोस किया जाता है। पर हर रोने वाला बच्चा कोलिकी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप अपने पीडियाट्रिशियन को बच्चे को ज़रूर दिखाएं। वो अलग अलग चेकअप करके ये जांच करते हैं कि बच्चे का रोना कहीं किसी अन्य स्वास्थ्य संबंधी बीमारी का लक्षण तो नहीं है। तो फिर
अब ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी अन्य कौन सी और बीमारियां होती हैं जिनमें बच्चा बहुत ज़्यादा रो सकता है। देखिए, बच्चे में अगर कहीं इन्फेक्शन है या सेप्टिक है तो ऐसी कंडीशन में भी हमारे बच्चे बहुत तेज़ी के साथ रोते हैं। खास करके अगर बच्चे के नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन है, जिसको कि हम मेनिंजाइटिस या दिमागी बुखार कहते हैं, तो उसमें भी बहुत तेज़ी से रोने का लक्षण मिलता है। ऐसे ही बच्चे के अगर कान में इन्फेक्शन है तो कान में दर्द के कारण बच्चा तेज़ी से रो सकता है। बच्चे की आँख में अगर प्रेशर बढ़ जाए, जिसको कि हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं, तो ऐसे बच्चे भी बहुत रोते रहते हैं। या आँख के अंदर कोई स्क्रैच लग गई है किसी कारण से, तो भी आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो सकता है। कुछ बच्चे जिनके दिल में छेद है या कोई हार्ट डिफेक्ट है, ऐसे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा रोने की शिकायत मिलती है। आपने देखा है कि 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पर जो टीका लगता है तो उससे बुखार आता है, दर्द होता है, तो उस कारण से भी बच्चा बहुत तेज़ी से रो सकता है। तो हर रोने वाले बच्चे को आप अपने आप से कोलिक लेबल ना करें, अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनको दिखाइए और ये सुनिश्चित कराएं कि कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है जिस कारण से आपका बच्चा रो रहा है। देखिए, अगर आपका बच्चा रोने के साथ साथ ऐसे लक्षण शो करे जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, तो ये हाई अलर्ट है और इस पे तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, रोने के साथ साथ अगर बच्चे को बुखार भी है, यानी कि उसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा जा रहा है, आपका बच्चा लगातार सुस्त हो रहा है, वो दूध नहीं पी रहा है, उसका वेट बढ़ता नहीं है और उल्टा घटने लग गया है, उसको रोने के साथ साथ लूज मोशन भी है, या फिर उसको पॉटी में ब्लड भी आ रहा है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें। बहुत गंभीर कारण हो सकते हैं। अपने बाल रोग विशेषज्ञ को आप दिखा लें और इसका समुचित इलाज लें। अब डिस्कस करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस कोलिक को मैनेज कैसे करना है। देखिए, अगर आपको अपने छोटे बच्चे में बहुत ज़्यादा रोने की शिकायत देखने को मिल रही है तो सबसे पहले आप उसको अपने डॉक्टर के पास, यानी कि बाल रोग विशेषज्ञ के पास लेकर जाएं। वो उसको फिजिकली कंप्लीटली चेक करेंगे और डायग्नोस करेंगे कि क्या ये वाकई कोलिक है या उसको कोई दूसरी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। एक बार डायग्नोसिस बन गई कि ये कोलिक है तो डॉक्टर आपको कुछ तो मेडिसिन या ड्रॉप्स एडवाइस करते हैं जो कि बच्चे को कोलिक में रिलीफ देती हैं। साथ ही वो आपको कुछ घरेलू टिप्स भी बताते हैं जिनकी सहायता से आप अपने कोलिकी बेबी को मैनेज कर सकते हैं या उसको रिलीफ दिला सकते हैं। इन टिप्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि बच्चा रो रहा है तो कहीं वो भूखा तो नहीं है। सेकेंडली, ऐसा तो नहीं है कि कहीं उसका डायपर गंदा हो गया हो, तो फर्स्टली ये चेक करिए। दूसरा, दूध पिलाने के बाद आप बच्चे को कंधे से लगाकर 15-20 मिनट तक डकार दिलाएं। कई बार हमारा बेबी 2 मिनट में ही डकार ले लेता है, लेकिन तभी भी आपको उसको लगातार 15 मिनट तक घड़ी देखकर डकार दिलानी है, क्योंकि गैस के कुछ बुलबुले उसके पेट में छोटे छोटे बुलबुले रह सकते हैं जो कि उसको बाद में परेशान कर सकते हैं। तो डकार को 15 मिनट तक आप लगातार दिलाएं। बच्चे की नाभि के आसपास खाने वाले हींग का लेप करने से भी बच्चे को कोलिक में काफ़ी रिलीफ होता है। ये हमारे दादी नानी वाले नुस्खे हैं जो वाकई हेल्प करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि 2-4 चम्मच गुनगुना पानी लेना है, चुटकी भर उसमें खाने वाला हींग डाल देना है, छोटी छोटी कॉटन की बॉल्स बना लेनी है और उस बॉल को पानी में डिप करें, निचोड़ दें और बच्चे की नाभि के चारों तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेप करें। ये लेप आप दिन में 2 बार करिएगा। ध्यान ये रखना है कि ये लेप आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मूवमेंट में करना है, एंटी क्लॉकवाइज आप इसको ना करें। ऐसे ही आप बच्चे को टमी मसाज भी दे सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको अपने हाथ की हथेली की सहायता से बच्चे के पेट पर सर्कुलर मूवमेंट करने हैं और ये भी प्रेफरेबली आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोलिक बहुत लंबे समय तक चलने वाली समस्या नहीं है। जैसे ही बच्चा 3-4 महीने का होगा तो ये नेचुरली भी ठीक होगी। आपको पेशेंस रखना है और जो ये तरीके बताए जा रहे हैं इनको फॉलो करते रहना है। नेक्स्ट, टू रिलीव योर कोलिकी बेबीज यू कैन गिव देम अ गुड टमी टाइम। टमी टाइम दूध पिलाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद डिलीवर करना होता है। इसमें बच्चे को पेट के बल उल्टा लेटाना होता है। आप उसको बेड पे लेटा सकते हैं या अपने सीने पे भी लेटा सकते हैं, पर उल्टा लेटाते वक्त ध्यान ये रखें कि बच्चे की गर्दन को आप राइट या लेफ्ट टर्न कर दें, नहीं तो बेबी अपनी नोज़ को प्रेस कर सकता है, क्योंकि ये छोटे बच्चे अभी अपनी गर्दन उठा नहीं पाते हैं या गर्दन को संभाल नहीं पाते हैं। टमी टाइम दिन में 4 से 5 बार दिया जा सकता है और एक बार में आप 5 से 10 मिनट के लिए ऐसा कर सकते हैं। टमी टाइम के वक्त आप बच्चे को साथ साथ में बैक मसाज भी दे सकते हैं।
उल्टा लेटाने से बच्चे के पेट की जो एक्स्ट्रा गैस होती है वो नीचे के रास्ते से निकल जाती है और बच्चे को कोलिक में काफ़ी रिलीफ होता है। नेक्स्ट तरीका जो आपके बच्चों को कोलिक में रिलीफ दिला सकता है वो होता है पवन मुक्त आसन। इसमें क्या करना है कि आपको अपने बच्चे को सीधा बेड पे लेटाना है और ऐसा आप अगेन दूध पिलाने के 1 या 1.5 घंटे के बाद करें। सीधा लेटाने के बाद आप बच्चे के दोनों पैरों को उसके हिप जॉइंट और फिर नी जॉइंट पर फोल्ड करते हुए उसके पेट की तरफ धीमे से प्रेस करें। ऐसा करने से बच्चे की जो पेट की गैस होती है वो प्रेशर के द्वारा नीचे के रास्ते से बाहर निकल जाती है और बच्चे को बहुत रिलीफ होता है। अगला तरीका जो हम अपना सकते हैं वो होता है स्वेडलिंग। स्वेडलिंग में क्या करना है कि आपको एक रैपिंग शीट लेनी है और उसमें अपने छोटे बच्चे को स्नगली फिट कर देना है। स्वेडलिंग से बच्चे को ऐसा आभास होता है कि वो माँ के गर्भ के अंदर है या माँ ने उसको गोद में लिया हुआ है और रोता हुआ बच्चा शांत हो जाता है। एक जो चीज़ इम्पॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि 2 महीने से बड़े बच्चों में स्वेडलिंग रिकमेंडेड नहीं है। 2 महीने से छोटे बच्चे में ही आप स्वेडलिंग करें। बॉटल फीडिंग की बजाय आप बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं या फिर उसको कटोरी स्पून फीडिंग कराएं। ये भी कोलिक में बच्चे के लिए हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, जब मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है या हम उसको कटोरी स्पून फीड कराते हैं तो सबसे पहले जो दूध होता है वो बच्चे की ओरल कैविटी में जाता है और जो हमारे मुंह के अंदर लार होती है उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो इस दूध के साथ मिक्स हो जाते हैं। पर बॉटल फीडिंग में क्या होता है कि उसका निप्पल बड़ा होने के कारण जो दूध है वो सीधे ओरल कैविटी में न जाके बच्चे के गले में पीछे की तरफ जाता है और लार में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम दूध में मिक्स ही नहीं हो पाते, तो बच्चे का जो दूध है अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है और इस कारण से बच्चे को कोलिक की प्रॉब्लम अधिक हो जाती है। बॉटल फीडिंग में बच्चा दूध के साथ साथ जो बॉटल के अंदर हवा होती है उसको भी सक करता है। इस कारण से भी गैस की प्रॉब्लम बॉटल फीडिंग वाले बच्चों में थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। तो ट्राई ब्रेस्ट फीडिंग एंड कटोरी स्पून फीडिंग। आप किसी कारणवश अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रहे हैं या बॉटल फीडिंग कराना आपकी मजबूरी ही है तो आप एंटी कोलिक फीडिंग बॉटल को भी यूज़ कर सकते हैं। इन बॉटल्स में बॉटल के निप्पल और बॉटल के बीच में एक एयर फ्री वेंट का यूज़ किया जाता है जिसमें दूध पीने की प्रक्रिया के दौरान बेबी दूध तो पी पाता है लेकिन बॉटल के अंदर जो एयर होती है वो बच्चा सक नहीं कर पाता है। तो यू कैन गिव इट अ ट्राई एंटी कॉलिक फीडिंग बॉटल। साथ ही जो नर्सिंग मदर होती हैं उनको अपने खाने पीने में भी सतर्कता बरतनी होती है। जो चीज़ें गैस बनाती हैं, चना, छोला, राजमा, उड़द, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, ग्रीजी ऑयली चीज़ें आपको अपने खाने में अवॉइड करनी होंगी। एक जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कई बार परहेज़ के नाम पर माँ खाना ही बहुत ज़्यादा कम कर देती है, ऐसा आपको नहीं करना है। अच्छी वेल बैलेंस्ड डाइट लेने से आपके मिल्क की क्वांटिटी भी इम्प्रूव होती है और उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है और वो बच्चे के लिए हेल्दी रहता है। खाने में जो टी और कॉफ़ी भी आपको अवॉइड करनी होगी। ब्रोकली, मूली, प्याज, लहसुन ये सब चीज़ें गैस बढ़ाती हैं, ये आप अपने खाने में ना लें। कभी कभी जो फार्मूला मिल्क हम बच्चे को दे रहे होते हैं उसके किसी कंपोनेंट के प्रति अगर बच्चा सेंसिटिव है तो आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपको फार्मूला मिल्क बदलने की भी सलाह दे सकते हैं और फार्मूला चेंज करने पर आपके बच्चे को कोलिक में काफ़ी रिलीफ भी होता है। अपने बच्चे को कोलिक में रिलीफ दिलाने के लिए आप वॉक एंड रॉक मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बच्चे को आपको वॉक करते समय हल्का हल्का रॉक करना है। इस दौरान आप बच्चे को कुछ कहानी सुना सकते हैं, गाना सुना सकते हैं, उसके मन को बहलाने की कोशिश कर सकते हैं एंड इट वर्क्स मिरेक्युलस। आप बेबी को किसी झूले में लिटा सकते हैं या वाइब्रेटिंग सीट पर लिटा सकते हैं। उसमें जो वाइब्रेशन आते हैं उससे बेबी को काफ़ी अच्छा लगता है और वो बेबी शांत हो जाते हैं। कई बार बेबी अगर बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, इरिटेबल हो रहा है तो आप उसको स्ट्रॉलर में लिटाकर बाहर राइड के लिए ले जा सकते हैं। आप उसको कार राइड पर भी ले जा सकते हैं और इस समय पर आप इन्फेंट कार सीट का प्रयोग करें तो आपके लिए और हेल्पफुल होगा। आप जो रिकॉर्डेड वाइट नॉइसेस होती हैं उनका प्रयोग भी अपने रोते हुए बच्चे को काम करने के लिए कर सकते हैं। वाइट नॉइसेस क्या होती हैं? ये कुछ रिकॉर्डिंग्स होती हैं कुछ साउंड्स की, जैसे कि डिश वॉशर की आवाज़ है, चलते हुए फ़ैन की आवाज़ है, रिकॉर्डेड हार्ट साउंड्स की आवाज़ है। इससे बच्चे को काफ़ी रिलैक्स होता है, उसको कामिंग महसूस हो सकता है।
आई थिंक जितने तरीके हमने आपको बताए हैं, कोई ना कोई तरीका डेफिनेटली आपको अपने बेबी की कोलिक को रिलीव करने में मदद ज़रूर करेगा। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि माँ सारे तरीके ट्राई कर लेती है और बच्चा शांत होने का नाम नहीं लेता है। तो ऐसी कंडीशन में जब सारे तरीके फेल हो जाएं तो आपको क्या करना है? फर्स्टली यू शुड कीप योर हेड कूल। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, बच्चा शांत नहीं हो रहा है, तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को या फ्रेंड को अपनी हेल्प के लिए ज़रूर बुला लें। बेबी को कुछ समय के लिए उनको हैंड ओवर कर दें और आप ब्रेक लें, रिलैक्स करें और शांत हो जाएं। अगर कोई भी आपकी हेल्प के लिए घर में नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप बेबी को सेफली किसी क्रिब में लिटाकर रूम में अकेला छोड़ दें, पर उसकी सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें। रूम्स की लाइट बंद कर दें, डोर को क्लोज कर दें और थोड़ा सा एक शांत एटमॉस्फेयर बच्चे के साथ कर दें और आप कुछ देर के लिए बाहर चले जाएं, अपना खाना खाएं, एक ब्रेक लें। देखिए कभी कभी बच्चा इतना ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है और मदर इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है कि वो आवेश में आकर अपने आप को या फिर बेबी को हार्म कर सकती है। आई नो दिस साउंड स्केरी एंड फनी टू, बट ऐसा भी कुछ मदर्स के साथ हो जाता है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये बेबी के डेवलपमेंट की एक फ़ेज़ है जो समय के साथ कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जानी है, तो अपने आप को आपको शांत रखना है। आई थिंक ये वीडियो आपके कोलिक की बेबी को रिलीव करने में आपकी बहुत अधिक मदद करेगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे ज़रूर पूछें। आपका एक एक सवाल, एक एक एप्रिशिएशन का वर्ड हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हम उसको हमेशा अडोर करते हैं। तो जुड़े रहिए हमसे इजी बचपन पर। हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तो मिलते हैं कुछ समय के बाद एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम, नमस्कार। बट लास्टली डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर इजी बचपन। थैंक यू, बाय बाय।